हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है रूरल डेवलपमेंट। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या आती है, लेकिन मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को टर्म वन के लिए जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है वो दो पार्ट में खत्म करूंगा, पार्ट वन पार्ट टू। बस इतना कहूंगा, इतना भरोसा करके पूरी वीडियो देख लेना, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट क्या है। और जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है टर्म वन के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्लास में आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दूंगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने आज इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है टर्म वन के लिए, और उम्मीद है कि टर्म वन का इकोनॉमिक्स जो है वो हम आज मतलब अगली क्लास के अंदर खत्म कर देंगे। और हमारा पूरा चैप्टर मैंने आपको आईईडी में प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिया आज के चैप्टर खत्म होने के बाद। मैक्रो के अंदर मैंने आपको मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी, इसके साथ हमारा टर्म वन का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। मैं रिवीजन करवाऊंगा अब, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मिक्स एमसीक्यू की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और क्लास आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी। बट आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, अपना सिलेबस खत्म कर लो। सितंबर के एंड तक तुम्हारा अकाउंट, इको, बीएसटी पूरा सिलेबस मेरी तरफ से तो खत्म हो गया। बीएसटी का हो चुका है, ये भी खत्म हो गया आपका, है कि नहीं। तो मेरी तरफ से सिलेबस पूरा का पूरा एंड है। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि सिलेबस खत्म करो, ताकि हम पूरा अक्टूबर और नवंबर के 15-20 दिन जो है वो कंप्लीटली जम के रिवीजन कर सकें। और गारंटी क्लास मैं कहता हूं कि अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करोगे। अगर मान लो एक क्वेश्चन गलत भी हो गया, आपको पता है एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तब भी आपके 40 नंबर ही आएंगे, कि पॉइंट जो है वो आगे वाले में चला जाएगा। मतलब अगर आपके किसी के बच्चे के 39.2 मार्क्स है तो वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, 40 मार्क्स बन जाएंगे। बिकॉज पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएगा उसका नियरेस्ट जो अगला नंबर है वो बच्चे को नंबर मिलेगा। तो यानी एक क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो सर, नाम से तो हमें यही पता चल रहा है कि हमारे देश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, आप सबको पता है कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर नेशन पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड दे आर लिविंग इन रूरल एरिया। ज्यादातर लोग हमारे देश के रूरल एरिया में रहते हैं। बट समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो रूरल एरिया को कोई नहीं पूछता। हर डेवलपमेंट अर्बन एरिया में होता है, जहां ऑलरेडी पक्की सड़क है, जहां पहले से बिजली है, जहां पहले से कई बैंक खुले हुए हैं, जहां पहले से कई बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन हैं। वहीं पे क्लास दोबारा सड़क बनाई जाती है, वहीं स्कूल, वहीं हॉस्पिटल, वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आती हैं क्लास, वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वहीं मार्केट डेवलपमेंट होता है। बट रूरल एरिया में जहां पहले भी कुछ नहीं था, वहां अभी भी कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा देश तभी तरक्की करेगा जब देश का रूरल एरिया भी तरक्की करेगा। जैसे किसी भी क्लास के अंदर अगर टीचर क्लास के आगे की 2 सीट के बच्चों को ही पढ़ाने लगे, या फिर जो उनसे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ते हैं सिर्फ उनको पढ़ाने लगे और पूरे क्लास पे ध्यान ना दे, तो पूरी की पूरी क्लास कभी तरक्की नहीं कर सकती। इक्वालिटी यानी कि इक्विटी तभी आएगा जब क्लास देश का हर एक सेक्टर डेवलप करेगा, देश का हर एक एरिया डेवलप करेगा। रीजनल वेरिएंस नहीं होना चाहिए कि किसी एरिया में डेवलपमेंट है, किसी एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, किसी एरिया में अच्छी फैसिलिटी है, किसी एरिया के लोग अच्छी फैसिलिटी नहीं ले पा रहे। तो धीरे धीरे इस समस्या से लोग माइग्रेट करना चालू कर देते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या है? लोग जो है वो गांव से शहर की तरफ भागना चालू कर देते हैं। शहर के ऊपर आ जाता है भीड़ का प्रेशर, गांव में हो जाता है खाली। गांव में क्योंकि लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत लोग सोच भी रहे थे रूरल एरिया को डेवलप करने का, वो भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। क्यों होता है? लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर भागते हैं। क्या गांव में चीजें अच्छी नहीं है? बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बट बहुत सारी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो रूरल एरिया में नहीं है। तो रूरल एरिया कैसे डेवलप करेगा? कोई भी नेशन तभी सक्सेसफुल होगा, तभी डेवलप बनेगा जब उस देश के सारे एरिया जो है वो डेवलप करेगा। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि रूरल एरिया को डेवलपमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या समस्या है, ये सारी की सारी चीजें। इवन क्लास एग्रीकल्चर के अलावा हम लोग क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। बस इतना कहूंगा आप सबसे, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। अच्छा लगे दिल से तो एक लाइक कर देना मेरे लिए, और मुझे बताना मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है कि नहीं। मुझे हर एक बच्चे से कमेंट चाहिए कि आपको फीडबैक चाहिए ना, फीडबैक नहीं होगा तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा ना। प्लीज सब फीडबैक दो, मुझे कमेंट करके बताओ। और आज के चैप्टर में मजा आ जाएगा, मैं आपको रियल चीजों से दिखाऊंगा कि एक्चुअल में, और मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो रूरल एरिया में ऑलरेडी रह रहे हैं, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज यार, आप लोगों के लिए ही तो क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज यार कमेंट करके मुझे बताओ कि रूरल एरिया में एक्चुअली में समस्या क्या क्या है। ओके, और वो मैंने डिस्क्राइब किया कि नहीं किया। ओके, चलो। सो रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। भैया
क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके अंदर सब कुछ आ गया है ना, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो, अच्छी स्कूलिंग मिले बच्चों को, है ना, और इनकम सोर्स अच्छा मिले। इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल मतलब उनको इनकम अच्छी मिले, भैया गांव के लोगों को भी तो पैसा कमाने का अधिकार है, भैया उनकी भी तो लाइफ है, वो भी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, वो भी तो चाहते हैं 24 घंटे लाइट रहे, वो भी एसी, रेफ्रिजरेटर, कार, ये सारी चीजें वो भी चाहते हैं। जो लग्जरी रूरल एरिया को अर्बन एरिया में मिल रही है वो रूरल एरिया वाले भी चाहते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सोशल कंडीशन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि उनको हेल्थ और उनको एजुकेशन फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो भी पढ़े लिखे हों और उनकी भी हेल्थ अच्छी हो, बीमार पड़ सके पड़े तो वो इलाज करा सके, ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया। तो सिंपल सी बात है, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, रूरल एरिया के लोगों को डेवलप करना। ओके, तो टुडे रूरल डेवलपमेंट स्टिल रिमेन्स द कोर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब देश के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम रूरल एरिया के डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। इट हैज बिकम मोर देन 2/3 ऑफ कंट्री पॉपुलेशन लिविंग और डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड एंड 1/3 पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया। जो गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि लगभग 22% जनता जो है अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, यानी दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और पॉवर्टी के अंदर मैं पॉवर्टी लाइन को अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार फटाफट जाकर कमेंट बॉक्स में लिखो, और जरूर लिखो, रिवीजन कर लो, कितना न्यूट्रिशन चाहिए क्लास और कितना क्या चाहिए क्लास, बताओ। और क्या था, एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिले। एक बार फटाफट लिख लो। सो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू डेवलप द रूरल एरिया। तो सरकार को रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप लेने चाहिए। अच्छा सर, तो रूरल एरिया में समस्या क्या क्या है? अगर हम रूरल एरिया को डेवलप करने की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा अभी, और उन इमेजेस से आपको पता चल जाएगा कि रूरल एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का समाधान हम किस तरीके से करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्लास देखो, पक्के मकान नहीं है। आप सब लोग खुश नसीब हो अगर आप पक्के मकान में रहते हो, क्योंकि आपके माँ बाप ने बहुत श्रम किया है, बहुत मेहनत की है, तब जाके आप एक पक्के मकान में रह पाते हो। लेकिन रूरल एरिया में पक्के मकान नहीं है, ऐसे क्लास झोपड़ियों में लोगों को रहना पड़ता है, या जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको ऊपर रख रख के क्लास मट्टी से लीपा पोती करके ऐसे रहना पड़ता है क्लास उनको, ठीक है। और ज्यादातर लोग किस पे डिपेंड है, देखो एग्रीकल्चर पे। देखो गाँव की महिलाएं जो हैं वो भी तुम्हें खेती बाड़ी करती हुई नजर आ जाएंगी। उसके बाद गांव की सड़कें देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गांव की सड़कें अच्छी नहीं है। देख रहे हो गांव में सड़कें कैसी हैं, ये इस तरीके से सड़क है, पानी बारिश हो जाता है तो पानी भर जाता है इसमें। लोग जो है इस तरीके से क्लास काम कर रहे होते हैं, कहीं पहाड़ तोड़ने का काम किया जा रहा है, वहां से ईंट निकालने का काम किया जा रहा है, या कोई भी इस तरीके का काम है, वो इस तरीके से गाँव में लोग काम करते हैं। आप हालात देखो, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी समस्या है रूरल एरिया में, जिसको हम लोगों को आगे इंप्रूव करने की जरूरत है। गांव में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं। आप देख रहे हो कि इस तरीके से क्लास जो है वो जानवरों का यूज करके लोग जो है वो गांव में घूमने जाते हैं। अर्बन एरिया के लोगों के लिए तो ये एक राइड होगा कि भाई एक तरीके से ये राइड है, बट गांव के लोग, अब जो गांव में रहते हैं बच्चे पता है, या फिर अब धीरे धीरे चीजें हो गई हैं, बट पहले हम भी गाँव में रहते थे बचपन में, तो कहीं जाने के लिए क्लास इसी तरीके से जानवरों का यूज किया जाता था। और अब ब्लॉक कॉर्ड्स कहते हैं क्लासेस को, या मे बी मैं प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा, मतलब ये है कि तांगा कह लो, ठीक है, इस तरीके से चीजें होती हैं। और इस तरीके से जानवरों का यूज करके, बैल का यूज करके सामान जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे सामान लाद के मंडी तक जाके ये लोग सामान बेचा करते थे। हल से खेती बाड़ी होती थी। सोचो आजकल ट्रैक्टर है और भी बहुत सारी मशीन है, लेकिन पहले देखो इस तरह से हल से खेती बाड़ी करनी पड़ती थी। भरी दोपहरी में इंसान जो है, किसान जो है, तप तप के बिल्कुल रंग काला पड़ जाता था, और इस तरह से खेती बाड़ी होती थी। और देखो इस तरीके से पूरा परिवार जो है वो इस तरीके से बुआई, फसल की बुआई इस तरीके से की जाती थी। रूरल एरिया में ये सारी की सारी समस्याएं हैं। रूरल एरिया में देखो मंडी किस तरीके से लगती है क्लास, इस तरीके से देखो प्रॉपर कोई जगह नहीं है, अपना कहीं भी बैठ गए, देखो कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं भी बैठ गए, अपना जो भी मान लो किसी के यहाँ केला हुआ है, कुछ धनिया है या कोई और फसल है, उसको लाके बेच रहे हैं। इस तरीके से क्लास गांव में देखो मंडी चलती है। यानी कि लोगों के हालात अगर आप देखो तो गांव में बहुत ज्यादा कंडीशन अच्छी नहीं है। इस कंडीशन को इंप्रूव करना है। गांव की पाठशाला देख रहे हो यार, जो बच्चे अच्छे बड़े स्कूल में, जिनके घर वाले सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में अच्छे अच्छे क्लास स्कूलों में नाम लिखवाते हैं, महीने का 10,000, 5,000, 8,000, महीने का 20-20, 30-30 हज़ार भी लेते हैं स्कूल वाले,
तो यार आप ये देखो कि आप लोगों को क्या फैसिलिटी मिल रही है और क्लास सरकारी स्कूलों के हालात क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चों ने भी बहुत कमाल किया, आईएएस आईपीएस आईआरएस तक पहुंचे हैं, क्लास बड़े बड़े मेडल्स जीते हैं, साइंटिस्ट बने हैं, डॉक्टर बने हैं। लेकिन देखो क्लास ये फैसिलिटी, नीचे बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, यहाँ पे बच्चे देखो इस तरह से टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे देखो इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों में मिल रही है। हालांकि मेरिट डिमांड हर चीज का है, बट ये समस्या है। देखो इस तरीके से मिड डे मील है, बच्चे इस तरीके से बैठ के खाना खाते हैं, और आप देखो स्कूल की कैंटीन में जाते हो, आप बीवरेजेस खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कैन लेते हो, तो ये इतनी इंजॉयमेंट अगर आप कर रहे हो ना तो घर वालों के पैसे से कर रहे हो। तो प्लीज यार पढ़ो। मैं बार बार आपको ताना मारते रहूंगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और शायद आपको बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन बेटा आप पढ़ लिख के कुछ ऐसा बनो कि आप अपने माँ बाप के सपनों पे जो है ना वो खड़े उतर सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको, और कुछ उनको बन के दिखाओगे। देखो घर वाले, आपने हम पे पैसा लगाया तो हमने भी आपका पैसा वेस्ट नहीं किया, कुछ बने हम लाइफ में। फिर देखो एंजॉयमेंट क्या आता है, सक्सेस आएगा ना हाथ में, दुनिया पीछे दौड़ेगी, तुम किसी के पीछे मत भागो, तुम सक्सेस के पीछे भागो, और जिसके पीछे तुम भागना चाहते हो वो तुम्हारे पीछे भागेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। ये देखो इस तरीके से हॉस्पिटल देखो रूरल एरिया में क्या है, इस तरीके से देखो हॉस्पिटल में इलाज होता है, और आपको थोड़ी सी बीमारी होती है, घर वाले आपको उठा के लेके अच्छे अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ये देखो क्लास गांव में चूल्हा जो है वो जलता है, धुआं उठता रहता है, आंखें खराब हो जाती हैं, धुएं से धुआं लगता रहता है, लेकिन क्लास लकड़ियां जला जला कर, इन लकड़ियों को भी काट के लाना है, फायरवुड, ये सारी समस्या रूरल एरिया में आपको देखने मिलता है। देखो लकड़ियां पत्ते बिन बिन के देखो कैसे औरतें लेके आ रही है, लकड़ियां लेके देखो कैसे जा रही हैं। इस तरीके से तो खाना पकाते हैं ना चूल्हे पे तो धुआं निकलता है, आंखें खराब होती हैं। ये क्लास देखो स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे किस तरीके से नीचे बैठ के पलौथी मार के पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से देखो जानवरों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है। ओके, और ये देखो क्लास बैंक्स, बैंकिंग सिस्टम रूरल एरिया क्या है, ग्रामीण बैंक है रूरल एरिया में, पानी का प्रॉपर साधन नहीं है, नलका है, कुआं है, इनसे पानी निकालते हैं, दूर दूर तक देखो पानी जो है, पानी नहीं मिल रहा, देखो कितने दूर दूर से पानी जो है महिलाएं लेके आ रही सर पे ढोए हुए। ये राशन की दुकान है, देखो यहाँ पे राशन ऐसे मिलती है सरकारी जगह पे जहाँ पे राशन दिया जाता है, लंबी लाइन लगती है, देखो गाँव के लोगों को इस तरीके से राशन दिया जा रहा है। बेटा ये है रूरल एरिया, ये है रूरल एरिया जिसकी झलक मैंने दिखाई क्लास आपको। आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें दिखाई, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना क्लास। तो ये जो इस रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात है, तो सर कैसे करेंगे डेवलपमेंट, रूरल एरिया में समस्या क्या क्या है मैंने आप सबको दिखा दिया, अब कैसे करेंगे इस चीज का डेवलपमेंट। तो सबसे पहला क्या है, लैंड रिफॉर्म्स, रूल रेगुलेशन जो भी लैंड के रिगार्डिंग है उसको सुधारना ही लैंड रिफॉर्म से हम पहले ही चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। यानी कि लैंड अलोकेशन किस तरीके से होना चाहिए, लैंड होल्डिंग का रूल क्या है, तो रूल रेगुलेशन जो है वो चेंज करना है लैंड रिफॉर्म्स का। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको लिख के यहाँ पे नहीं दिखा रहा क्योंकि पेपर पता है क्लास आपको एमसीक्यू बेस्ड है। अगला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के अंदर पक्की सड़क नहीं है, लाइट जो है नहीं आती है, बिजली के खंभे प्रॉपर नहीं डले हैं, गांव के अंदर क्लास किसानों को लोन नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, क्रेडिट नहीं मिलता है, रूरल क्रेडिट। गांव के अंदर किसान कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, उनको एक्चुअली में वो पैसा इनकम नहीं मिलता है घर बार चला सके। गाँव के अंदर ना ही कोई फैक्ट्री आती है काम करने के लिए, ना कोई फैक्ट्री, लोग इसी तरीके से भट्टी में कोई काम कर रहा है, कोई ईंट बनाने का काम कर रहा है, कोई पत्थर तोड़ने का काम कर रहा है, कोई किसी के यहाँ जाके खेती बाड़ी कर रहा है, यही सब कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, ना ही अच्छे स्कूल्स हैं, ना क्लास प्रॉपर कॉलेज सिस्टम है, ये सब यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है। तो यार गांव में भी रूरल एरिया में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके तो हमारा रूरल एरिया तरक्की करेगा, और जब रूरल एरिया हमारा तरक्की करेगा, अर्बन एरिया में तरक्की चल ही रही है, तो हमारा पूरा देश जो है वो डेवलपिंग से डेवलप नेशन में आ पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, रूरल एरिया में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप मत करो, रूरल एरिया के लोगों को भी डेवलप करो, उनको पढ़ने लिखने का मौका दो, उन सब गांव में सब पढ़ें, सब बढ़ें, सारे बच्चे पढ़ें, स्कूल जाएं, अच्छे से नॉलेज लें। ये नहीं कि बस खाना खाने जा रहे हैं स्कूल में, या फिर क्लास लंच के बाद वो निकल जाते हैं काम धाम करने के लिए, या फिर स्कूल जाते ही नहीं, महिलाओं को जाने ही नहीं दिया जाता स्कूल। ये सब नहीं होना चाहिए, गाँव के लोगों को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको भी क्लास एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पॉवर्टी के अंदर सरकार को कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए और इफेक्टिव प्रोग्राम जिससे रूरल एरिया में जो गरीबी है, भुखमरी है, उसे मिटाया जा सके। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, सरकार को कुछ कारखाने लगाने चाहिए, सरकार को कुछ फैक्ट्रीज लगानी चाहिए जिन फैक्ट्री में लोग जाके काम कर पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मतलब कुछ ना कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेसिकली इसका मतलब क्या है, सरकार को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि लोग काम कर सके, जो काम करना चाहते हैं
वो अपने घर बाहर, उनको बाहर नहीं जाना, शहर नहीं जाना उनको छोड़ के क्लास यहाँ से, समझ रहे हो, शहर में भी रोजगार नहीं है आजकल, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको दे सकें, ये सारे के सारे मेजर्स हैं। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर आप किसी रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हो तो ये सारे प्रोसेस हैं। इवन एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर मीन्स दो उनको, पुरानी ट्रेडिशनल तरीके से हल से खेती बाड़ी कर रहे हैं, बताओ फावड़ा चला रहे हैं, तो बड़ी मशीन आती है आजकल, आप मशीन से खेती बाड़ी कर सकते हो, आपका काम आसान होगा, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें दो, तब जाकर कहीं रूरल एरिया में किसान अच्छा पैसा कमाएगा और लोग जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे से स्टेबल हो पाएंगे और रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो पाएगा। कम टू द रूरल क्रेडिट, देखो बातें करने से एरिया डेवलप नहीं होगा, किसान को चाहिए क्लास अच्छी बीज, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर चाहिए, किसानों को मशीन चाहिए खेती बाड़ी करने के लिए, और जमीन तो है ही। अब इन सारी चीजों को अगर देना है किसानों को तो भैया किसान ये सारी चीजें अकेले मुहैया नहीं कर सकता, किसान को पैसा चाहिए, वो उस पैसे से ये सारी चीजें खरीदेगा, फसल अच्छी उगेगी, खाएगा पिएगा। देखो अर्बन एरिया में लोग सेविंग्स करते हैं, लोग FD कराते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में सेव करते हैं, लोग अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर लैंड खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, क्लास प्रॉपर्टी खरीदते हैं। अर्बन एरिया में ऐसा होता है, रूरल एरिया में ऐसा नहीं हो पाता। रूरल एरिया में भैया खा पी लिया, अपने शरीर के लिए लगा लिया, महीने भर में खा लिया जो भी, या साल भर में जो भी अनाज खा लिया, बस बहुत है। मतलब करंट सिचुएशन में फोकस करते हैं, बचाया भी थोड़ा बहुत बचाया। तो यार रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है कि अगर उन लोगों को फसल करते समय अच्छा खासा पैसा उधार मिलेगा तो वो अच्छी बीज खरीद पाएंगे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड खरीद पाएंगे, और भी जो चीजें एग्रीकल्चर करने के लिए जरूरी होती हैं उन सारी चीजों को वो मार्केट से खरीद पाएंगे, और अच्छी फसल उगाने के बाद वो अपना लोन का पैसा लौटा देंगे और अपने लिए भी कुछ बचा पाएंगे। तो अगर किसान खेती बाड़ी ही नहीं करेगा ना तो बेटा हम क्या खाएंगे, गाड़ी खाएंगे, बंगला खाएंगे, हम क्या खाएंगे बताओ? या फिर हम लोग गमले में सेब उगाएंगे, या हम गमले में आलू उगाएंगे, गमले में टमाटर उगाएंगे, हम ये बताओ? घर के बाहर हम गमले तो लगा लगा लेते हैं, 3 4 5 10 15 गमले हम लगा लेंगे, क्या उससे फसल हो पाएगी? धान बो पाएंगे उसमें, बताओ? या फिर क्लास गेहूं बो पाएंगे उसके अंदर? नहीं कर पाएंगे वो चीज़। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसान अनाज उगाना छोड़ दे तो किसानों को तो नुकसान होगा ही होगा, हमको भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमें भी नुकसान होगा। सर हम इंपोर्ट कर लेंगे, बेटा इंपोर्ट करने में ना दिक्कत हो जाएगी। मतलब क्या है कि 10 रुपए का अनाज है, आपको 100 रुपए का मिलेगा, कैसे इंपोर्ट करोगे? आप तो कर लोगे बेटा, आप तो कर लोगे, अमीर हो आप, गरीब इंसान कैसे करेगा? इंडिया सिर्फ आपसे नहीं ना, इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे चीज़ों को? तो इस सिचुएशन में सरकार चाहती है कि उन्हें उधार दिया जाए। जब हम उनको उधार देंगे वो उससे फसल वसल अच्छी करेंगे और फिर हमारा पैसा उनको लौटा देंगे, हमको लौटा देंगे। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी जनरली डिपेंड अपॉन द फंड्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कुछ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी है लाइक पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीजें। फार्मर नीड मनी फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड। इवन फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर वो नई नई टेक्नोलॉजी को लगा के खेती बाड़ी करना चाहते हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो रूरल क्रेडिट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर है जो रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने में मदद करेगा। तो अब किसान उधार किससे ले? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो पहले चलते थे, जो कोई ऑथराइज नहीं था, नॉन इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि इनफॉर्मल रिसोर्सेस। अपने रिश्तेदारों से ले लिया, अपने जमींदार से ले लिया, मनी लैंडर से ले लिया, साहूकार होते थे मनी लैंडर्स, उनसे ले लिया। और इंस्टीट्यूशनल जो क्लास एक तरीके से गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड एजेंसी है जिनसे आपने लोन लिया है, जिन पे भरोसा है। अब ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है वो क्या है? एग्रीकल्चर क्रेडिट जो इन लोगों से अगर आप उधार लेते हो, किससे? मनी लैंडर, साहूकार। पगड़ी बांध के साहूकार बैठे रहते थे, आप जाते थे लोन लेने के लिए, वो आपको लोन देते थे 1 लाख रुपए, लिख देते थे खाते में 1,20,000 रुपए। या फिर जब आप पैसा कुछ पैसा आपने लौटा दिया तो वो माइनस करते ही नहीं थे उसको, मैनुपुलेशन करते थे, धांधलेबाजी करते थे, कुछ गलत कैलकुलेशन करके ब्याज गलत निकालकर ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। पढ़े लिखे थे नहीं किसान लोग इतने, आज ये मुश्किल है। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे, तो और उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मरता क्या नहीं करता, 40-40, 50-50% पे ब्याज लेना स्टार्ट कर दिया। सोचो साहूकार लोगों ने। तो किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने क्लास इनसे, क्योंकि देखो बैंक लोन देगा नहीं, उस टाइम बैंक भी इतने पॉपुलर नहीं थे, कहां से लोन लेंगे? या तो रिलेटिव से लेंगे या मनी लैंडर से लेंगे। ये हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे और लूटते अलग थे। रिलेटिव हो गया, ट्रेडर और कमीशन एजेंट। ये क्या कहते थे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं,
हम आपको पैसे दे रहे हैं लेकिन एक शर्त पे कि फसल आप हमें बेच दोगे, फसल की पूरी फसल काटने से पहले ही आप हमें सारा का सारा फसल बेच दोगे। और क्लास ये सारा का सारा फसल सस्ते दाम में उनसे खरीदवा लेते थे और बीच में कमीशन चार्ज करते थे। मतलब ट्रेडर्स को ये क्या कहते थे कि भाई देखो ये सारा फसल है, ये आप ले लो, कटने से पहले ये समझ लो आप ही की फसल पक्की आप ही की हो गई है और हमें क्या मिलेगा उस पर कमीशन नहीं। यानी कि ट्रेडर कमीशन एजेंट भी धांधलेबाजी करते थे और हैवी चार्ज करते थे कमीशन का। बाकी जमींदार था, किसान जमींदार के यहाँ काम करने जाता ही था तो जमींदार जो है उसको लोन देता था और उसकी पूरी पीढ़ी जो है वो एक तरीके से कर्जे में डूब जाती थी। ये हो गया आपका लैंडलॉर्ड यानी जमींदार। इन सब से लोन लेना ही, इन सारे सोर्सेस को ही क्या कहते हैं क्लास, आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। यहां पे कोई भी कंट्रोल नहीं है सरकार का और जो आप नहीं करोगे, देखो कितना आप इमेजेस के थ्रू देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दर्द कितना है। इनसे इतना लूट लिया करते, देखो इस तरीके से साहूकार जमींदार आप कह सकते हो, इस तरीके से पूरा पैसा भर भर के क्लास से लूट लेते थे। ये देखो पैसे मांग रहे हो उसे, ये पैसे दोगे तुम भी गुलामी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी गुलामी। आप यकीन नहीं मानोगे क्लास की, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चों से एक्सपीरियंस भी लेता रहता हूँ कि गाँव में मतलब कि बाप का जो लोन है वो बेटा भी चुका रहा है, मतलब बाप भी मर गया लोन की अमाउंट की रीपेमेंट करते करते। धांधलेबाजी इतनी करते थे और ये पैसे वाले थे तो भैया कोई कंट्रोल ही नहीं, आप किससे उधार लोगे आप भाई। तब ऐसा भी नहीं था कि कोई सोशल मीडिया था, वायरल कर दिया वीडियो को, रिकॉर्ड कर दिया, सरकार को फोन, पब्लिक को फोन किया, ये सब मतलब किस पुलिस को फोन किया, कुछ चीजें नहीं होती थी। साहूकार खूब लूटा करते, उनका बिजनेस यही था, मनी लेंडर का बिजनेस यही है। हालांकि जो वो है मतलब कि ये लैंडलॉर्ड, इनका बिजनेस नहीं है लेकिन फिर भी पैसे वाले होते थे जमींदार तो ये उनको उधार दिया करते थे। तो ये है क्लास नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ये 4 सोर्स प्लीज भूलना मत, ये जो 4 सोर्स के नाम मैंने बताए ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है। एक बार आप सब प्यारे बच्चों जितने भी मेरी वीडियोस देख रहे हो ना क्लास, चाहे बॉयज एंड गर्ल्स हो, सब लोग कमेंट में एक बार नॉन इंस्टीट्यूशनल के 4 पॉइंट जरूर लिख के दिखाओ मुझे, क्योंकि ये ऑप्शन में आएगा विच वन इज नॉट नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल और नॉट नॉन इंस्टीट्यूशनल, नॉट इंस्टीट्यूशनल, ऐसे ऑप्शंस आ सकता है। तो एक बार 4 फटाफट मुझे लिख के दिखाओ, क्योंकि 4 के बाद मैं तुम्हें 7 पॉइंट याद कराने वाला हूं। तो 4 ही नहीं याद कर पाओगे, 7 कैसे करोगे? तो वीडियो पॉज करो, कमेंट में हेडिंग डालो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और 4 पॉइंट। हर एक बच्चा, मैं देखूंगा क्लास कि एक्चुअली कितने बच्चे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसे वीडियो की तरह मत देखो, जैसे क्लास में पढ़ाई होती है वैसी। आई होप कि आपने इतने सारे टीचरों से पढ़ा होगा, टीचर खूब टाइम पास करते हैं, यहाँ वहाँ की रीडिंग करवाते हैं, बस बुक की रीडिंग, खड़े हो जाओ रीडिंग करो, कॉपी चेक कराओ, लाए कॉपी क्यों नहीं बनाई, फिर कॉपी नहीं बनाई, रफ कॉपी नहीं बनाई, आज टेस्ट टाइम पास करेंगे। यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। मैं आधे घंटे पढ़ाऊंगा बट यकीन मानो मैं उतना आधे घंटे में पढ़ा दूंगा आपको जितना शायद ही कोई 3-4 क्लासेस में पढ़ा सके। ओके, तो यार प्लीज़ यार मेरी मेहनत को क्लास जो है वो सराहो, मतलब कि एक तरीके से अप्रिशिएट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो चैनल, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, ताकि मैं डेली बेसिस पे मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए तभी मैं चल पाऊंगा, अदरवाइज नहीं टेक पाऊंगा मैं, ठीक है? चलो अब आते हैं क्लास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। देखो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से नुकसान क्या है? धांधलेबाजी होती थी पैसों की, सीधी सी बात है, थोड़ा सा पैसा लौटा सकता है किसान लेकिन पूरी जिंदगी कर्जा लौटा नहीं पाता वो। तो अब नॉन इंस्टीट्यूशनल के बाद सरकार को जो पता चला कि भाई ऐसी चीजें हो रही हैं, फिर आया इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। जब कुछ गवर्नमेंट अप्रूव एजेंसी से लोन लिया जाता है दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। जैसे सबसे पहले क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। देखो जब कहीं ना कहीं मनी लैंडर्स धांधलेबाजी करने लगे, घोटाला करने लगे, तो कई सारे लोग जो है, जो पैसे इनके पास थोड़े बहुत थे, इन सबने पैसे जोड़े और एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया। अब एक ऐसी सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को लोन देने का काम करेगा। तो जो लोग भी इनके साथ जुड़ते थे, मेंबर बनते थे, बैंक्स की तरह ही थोड़ा बहुत होता है, तो ये लोग क्या करते थे, उसको लोन देते थे रीजनेबल रेट पे। यानी कि अगर मान लो कि मेरे साथ नुकसान हुआ, मैंने कमियां झेली कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर कल को अगर मेरे पास पैसे आए तो मैंने क्लास उससे लोगों का उद्धार करना चालू किया, लोगों की भलाई करना चालू किया। तो ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है जहां पे कुछ लोग मिलते हैं और अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा करके एक सोसाइटी बनाते हैं, और जो पैसा कलेक्ट होता है उस पैसे से क्लास किसी को लोन दिया जाता है, ठीक है? दैट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। अगला क्या है, नाम साथ मत बोलना बस। अभी कमेंट में जिन बच्चों ने ये 3 नाम, अभी 4 नाम तो लिख ही लिया आपने, मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर कमीशन एजेंट, रिलेटिव हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया। अब ये 7 भी नाम मेरे साथ साथ याद करना, लिखना इसको। दूसरा क्या, लैंड डेवलपमेंट बैंक।
ये बैंक्स जो है वो लॉन्ग टर्म लोन दिया करती थी। अगर कोई लैंड को डेवलपमेंट करना चाहता है, लैंड की परमानेंट डेवलपमेंट करना चाहता है, या फिर कोई मशीन खरीदना चाहता है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग लंबे समय के लिए, तो क्लास ये बैंक्स लोन देती थी बेसिकली लैंड डेवलपमेंट बैंक। किसके लिए? लैंड डेवलपमेंट के लिए। कमर्शियल बैंक आप सबको पता है क्लास, जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे वो भी लोन दिया करते थे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं, बट रियल लाइफ में क्लास बैंक्स कहीं ना कहीं कतराते थे इनको लोन देने के लिए। और रूरल एरिया में तो ज़्यादा बैंक होते भी नहीं है कि भाई कौन बैंकिंग फैसिलिटी कौन यूज़ करेगा, उनके लोग पढ़े लिखे नहीं है, इतना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है बैंक्स तक आए जाएं, ठीक है, और वो लोग भरोसा भी नहीं करते थे बैंकों के ऊपर, इतना ज़्यादा नया नया था। तो कमर्शियल बैंक भी लोन दे सकती है किसानों को और देती भी है। तो ये तीन जो है, पहला क्या है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये आपका सारा इंस्टीट्यूशन देखो, ये रहा ना, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एग्जाम्पल नाम आपने सुना ही होगा, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, देखो संचिता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड है ना, संचिता नाम से है क्लास, संचिता नाम से। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। चौथा है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं क्लास? आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तो होता क्या है, जहां पे गांव में जिस एरिया में कमर्शियल बैंक ज्यादा नहीं होते, जिस गांव में एरिया में ज्यादा कमर्शियल बैंक्स नहीं होते, तो वहां पे क्या खुलते हैं क्लास? रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। जहां पे कमर्शियल बैंक ज्यादा नहीं होते तो ग्रामीण बैंक आप इसे कह सकते हो, जो गांव में खुल जाता है, रूरल एरिया में खुल जाता है, ताकि वहां के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिल सके और क्लास यहां से वो लोग लोन ले सकते हैं, फिर अपनी जमा पूंजी को बैंक में जमा कर सकते हैं। इवन आपको पता है ना, बैंक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे असम का है क्लास, असम ग्रामीण विकास बैंक है, पंजाब ग्रामीण बैंक है। अगर आप किसी का नाम जानते हो तो मुझे कमेंट करो। क्लास बड़ौदा जो है उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे है क्लास, और हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, तो सब ग्रामीण बैंक है। तो ये क्या हो गया? रीजनल रूरल बैंक। तो मुझे चार बताओ सबसे पहले आप मुझे चार बताओ। सबसे पहले क्या था? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी था। दूसरा लैंड को डेवलपमेंट करने के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक। तीसरा क्या था बताओ? कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक नहीं, कमर्शियल बैंक। और चौथा क्या था क्लास? रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी। पांचवा क्या है? द गवर्नमेंट, सरकार जो लोन देती थी ना, तो जैसे मान लो कहीं आंधी तूफान आ गया या बाढ़ आ गया, पूरा तहस नहस हो गया स्टेट्स, ठीक है, तो सरकार जो है वो लोन दिया करती थी। पहले थोड़ा ज्यादा, अब थोड़ा कम होता है। उसे तकावी लोन कहते हैं। क्या कहते हैं क्लास? तकावी लोन, ओके। और इस पे ब्याज बहुत कम होता था, जैसे मान लो 6% के आसपास पर एनम का ब्याज हुआ करता था। तो सरकार जब लोन देती है तो उसे क्या बोलते हैं? तकावी लोन। सरकार भी लोन दे सकती है। छठा क्या? नाबार्ड। बेटा प्लीज मत भूलना, नाबार्ड कब आया? 1982 में स्टैब्लिशमेंट हुआ। और ये कैसा बैंक है बेटा? एपेक्स बैंक है। सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल जो पूरी की पूरी कंट्री में जो रूरल एरिया है ना, रूरल एरिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये साइन है क्लास, देखो ये रहा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो नेशनल बैंक किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, ओके। तो ये देखता है कि भाई जितने भी क्रेडिट सोसाइटी हैं या जो आरआरबी हैं, कमर्शियल बैंक है, वो रूरल एरिया को प्रॉपरली पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, रूरल एरिया एक्चुअली में डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए जो एपेक्स बॉडी है वो है क्लास नाबार्ड। तो ये जो भी एग्रीकल्चर काम कर रहा है, छोटे छोटे बिजनेसमैन है, स्मॉल कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री जो भी है, हैंडीक्राफ्ट का काम अगर कोई कर रहा है, हॉर्टिकल्चर कर रहा है, कोई भी अदर फिशिंग का काम कर रहे हैं, या फिर क्लास पोल्ट्री का काम, एनिमल हस्बेंड्री काम, कोई भी खेती बाड़ी का काम हो या इनसे रिलेटेड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, छोटी मोटी इंडस्ट्री बनाई जा रही है रूरल एरिया में, तो उन सब पे निगरानी रखता है कि यार एक्चुअली में जो भी एजेंसी बना रखी है लोन देने के लिए, भैया कंट्रोल करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना इनके ऊपर कि भैया ये सब एजेंसी जो भी लोन देने के लिए, रूरल क्रेडिट के लिए हमने बना रखा है। तो जो जिम्मेदारी दी गई थी क्लास, जितने भी बैंक से, लाइक कोऑपरेटिव बैंक है या कमर्शियल बैंक है, वो सारे लोग या आरआरबी बैंक्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको देखने का जो काम है वो किसका है क्लास? वो नाबार्ड का है। तो नाबार्ड कैसा है क्लास? एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म मत भूलना क्लास, और 1982, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्लास नाबार्ड के बाद, आपने 6 पॉइंट याद हो गए ना, लास्ट पॉइंट है क्लास SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प और ग्रुप, सेल्फ का मतलब क्या है? हम सब लोग मिलके आपस में मदद करेंगे, किसी यहां पे थर्ड पार्टी की मदद नहीं कर रहे हैं, आपस में मिलके मदद करेंगे। कैसे समझना? मान लो ये 10 लोग हैं, ABCDEFGHIJ, ओके। अब ये मान लो होता क्या था, गांव में ये सारे काम बेसिकली महिलाएं करती थी। तो जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी? कुछ ना कुछ काम करके पैसे जोड़ती थी। तो महिलाएं हर महीने, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर महीने इन सब ने 1-1 हजार रुपए जोड़े, तो कितने रुपए इकट्ठा हो गए बेटा? 10,000 रुपए।
कमेटी सिस्टम है क्लास, हर स्टेट में इसे कुछ और अलग नाम से बुलाते हैं, बट हमारे यहाँ यूपी में तो इसे बोलते हैं कमेटी। तो ये 10,000 रुपए जो है वो इकट्ठा हो गया। अब इस 10,000 रुपए, सोचो 1,000 रुपए इंसान लगा रहा है सिर्फ हर महीने, और हर महीने इकट्ठा हो रहा है 10,000। तो इस 10,000 में से, इन 10 में से किसी एक को दे दिया जाएगा पैसा, और जो उससे एक जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा, जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट का पैसा सब में बढ़ जाएगा। ओके, फिर इसने मान लो उठा लिया 10,000 रुपए, फिर हर महीने वो 1,000 रुपए देगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि इकट्ठा आपको 10,000 रुपए मिल गया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसी तरीके से अगली बारी किसी और की होगी तो ये लोग पर्ची वर्ची उठा के, या फिर कौन कितना घाटे में ले सकता है, इस तरीके से रख के क्लास, जिसको ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा घाटे में लेगा। फिर अगली बार फिर किसी को 10,000 रुपए इकट्ठा करके देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि यार एक जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाती है, मतलब आप किसी पर डिपेंड नहीं हो, आप अपने हिसाब से अपने ग्रुप से ही, यहाँ मेंबर से इनसे पैसा उठा सकते हो, और पैसा वही उठाएगा जो इस मेंबर का क्या होगा, पार्ट होगा। इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, तो इससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाती है, और एक सेविंग्स करने की जो अंदर होते हैं डिजायर, वो बढ़ जाती है। तो ये सेविंग्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है कि ठीक है, अगर हम 1,000 की जगह 2-2 हज़ार रुपए मिलाएंगे तो क्लास हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे 20,000 रुपए। तो 10,000 से ज्यादा काम जो है वो 20,000 आपको दे देगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है क्लास? आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल हु चूज टू कम टुगेदर, जो एक साथ आते हैं to find the ways to improve their living condition. Here people are helping each other. यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। Self help group promote thrift in small proportion by minimum contribution from each member. हर member कहीं ना कहीं एक minimum contribution देता है from the pool money, और जो पैसा कलेक्ट होता है, क्रेडिट दिया जाता है किसको? नीडी मेंबर्स को at reasonable rate of interest, और उसको क्लास जो है वो स्मॉल अमाउंट में वो पैसा लौटाता है, लाइक 1,000 करके वो लौटा देगा। देख रहे हो क्लास आप? ये पे यहाँ पे कुछ, यहाँ देखो महिलाएं बैठी हुई हैं क्लास, यहाँ पे पैसा जुड़ेगा, सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करेंगे और किसी एक को दिया जाएगा। ये रहा, देखो इस तरह से विमेन एम्पावरमेंट को भी कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रमोट मिलता है। तो ये 7 पॉइंट आपको लिखवा दिए मैंने। कमेंट सेक्शन में जाओ, वीडियो पॉज करो और क्लास 7 के 7 पॉइंट लिख के दिखाओ। अगर याद हो गए ना 4-5 भी, तो भी लाइक कर देना, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। सर अगर रूरल एरिया में इतनी अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है, रूरल क्रेडिट, बेसिकली आज हम लोग जिस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं ना, वो है रूरल क्रेडिट। तो जब इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, सर समस्या क्या है? समस्या यही है कि इनसफिशिएंसी, जितना पैसा रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए चाहिए, उतना पैसा सरकार से या बैंक से या जो भी इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है उनसे आ ही नहीं रहा है। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब क्या है? अगर मुझे 20 लाख का लोन चाहिए तो मेरे को सिर्फ 2 लाख का लोन मिल रहा है, या 10 लाख या 12 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 5 लाख, इनका लोन मिल रहा है। तो मतलब सैंक्शन किया हुआ अमाउंट जो है वो बहुत कम है, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना मुझे लोन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जितने भी हैं वो कम है, यानी कि इसमें बात करूं रीजनल रूरल बैंक की, कमर्शियल बैंक की, तो यार अर्बन एरिया में तो जगह जगह कदम कदम पे बैंक खुल जाते हैं, एटीएम खुल जाते हैं, रूरल एरिया में नहीं होता ऐसा। तो ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो बहुत कम है। लेसर अटेंशन ऑन पुअर फार्मर, बेटा जो किसान कुछ भी गिरवी नहीं रख सकता, कोलेट्रल नहीं दे सकता बैंक को, उनको लोन मिलता ही नहीं। तो जो गरीब किसान है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको लोन मिल ही नहीं पाता, उनकी हालत खराब, उनके पास किसी का गारंटी नहीं, उनके पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो गिरवी रख के वो लोन ले सके सिवाय खेत के। तो क्लास इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और कहीं ना कहीं क्लास एक समस्या और भी है कि जो कमर्शियल बैंक्स है ना, या जो भी बैंक्स है, उनको ऐसा लगता है किसान जानबूझ के अपने लोन की पेमेंट नहीं करते, लोन माफी के लिए बाद में वो बोलते हैं कि लोन माफ कर दो, पेमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से, ऐसी सोच की वजह से क्लास बैंक्स जो है वो एक तरीके से डरते हैं। दे आर वेरिंग क्लास में लोन कैसे दूं, उनको लोन देंगे, कल को हमें पेमेंट करने से मना कर देंगे तो हम तो कुछ जब्त भी नहीं कर सकते। भाई अमीर से तो कुछ ले भी लोगे, जिसके पास कोई चीज़ है उससे छीन भी लोगे, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं, तो उससे क्या लोगे? तो कहीं ना कहीं क्लास ओवरड्यू बढ़ता चला जा रहा है, और किसान अपने लोन की पेमेंट नहीं कर पाता, बाद में कहता है कि मुझे लोन माफ़ कर दो, मैं नहीं लोन दे पा रहा हूँ, और कई सारी और समस्याएं भी होती हैं देश के अंदर किसानों के साथ। तो इस सोच की वजह से भी क्लास कहीं ना कहीं बैंक्स लोन देना बंद कर देते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर। एक तो पैसा सफिशिएंट नहीं है, लोगों को लोन कम दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी कम है, गरीब जो किसान है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, और ओवरड्यूज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इन सारी समस्याओं से एक बहुत अच्छी चीज जो है वो यहां पे सामने आ रही है, दैट इज ऑल्टरनेटिव वे फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो ये टॉपिक जो है, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, बट उससे पहले पता क्या होता है?
पहले किसान जो है अपना अनाज जो है वो डीलरों को बेचते थे, जो हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर, बट आज हम यहाँ फिनिश करते हैं, काफी टाइम हो गया है। तो अब हुआ क्या कि एक ऑल्टरनेटिव वे निकाला जिससे किसान अब सीधा जाके मंडी में जाके ग्राहकों को, यानी जो कस्टमर है उनको सीधा सामान बेच सकता है, कंज्यूमर को। यानी अगर मैं किसान हूं तो मुझे डीलर को बेचने की जरूरत नहीं है, अब ऐसी फैसिलिटी बनती है, मंडी सिस्टम कहते हैं इसको, मंडी सिस्टम दैट हैज इमर्ज आर चैनल्स वेयर अ फार्मर कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। दीज चैनल्स आर अपनी मंडी, जैसे बहुत सारी मंडी है पंजाब में, जो बच्चे रहते हैं मुझे बताना क्लासेस सही है कि नहीं, पंजाब हरियाणा राजस्थान में अपनी मंडी है, हदासपुर मंडी पुणे में, रिजू बाजार जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा है, उजावर सैंडीज तमिलनाडु में है, और नंबर ऑफ इवन दिल्ली में भी है क्लास, देखिए आजाद मंडी है दिल्ली के अंदर। नेशनल और मल्टीनेशनल चेन आर जॉइनिंग विद फार्मर बाय हेल्पिंग देम टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ फार्म प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग सीड्स एंड अदर इनपुट सर्टेन प्राइस। इन दिस वे फार्मर विल हैव लार्जर मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। तो यानी कि अब फार्मर के पास बड़ी बड़ी मार्केट है जो उनसे अनाज ले लेगी। किसान सब्जियां उगा रहा है, वेजिटेबल उगा रहा है, मान लो फ्रूट्स उगा रहा है, या अलग अलग चीजें हैं क्लास, अलग अलग स्पाइसेस है, तो जो भी चीज किसान उगा रहा है ना उसे डायरेक्टली ग्राहकों को बेच सकता है। प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं कुछ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने मैकडी तो नाम सुना होगा, मैकडी नाम सुना होगा आपने, ठीक है, केएफसी नाम सुना है, मैकडी नाम सुना है, सबवे नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टी फूड कॉरपोरेशन हैं, जो मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो फूड का काम करती हैं, जो प्रोसेस फूड आप तक पहुंचाती है। मान लो मैकडी बर्गर बनाता है, तो ये मान लो एक बर्गर है, ठीक है, तो बर्गर के बीच में आपको पता है ना क्लास की आलू पैटी रखी जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे डिलीशियस चीज़ें रखी जाती हैं अलग अलग। मान लो एग्जाम्पल समझ लो, एक तो मेन आलू का हो गया, टमाटर का हो गया, है ना, टमाटर केचप भी बनाए जाते हैं, इवन ये फ्राइसेस बेचते हैं मैकडी, ठीक है। केएफसी के अंदर भी बर्गर बनाया जाता है, बाकी जो है चिकन वगैरह का भी काम होता है। सबवे के अंदर भी बेसिकली क्लास क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स है ना उनका यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा ये अपनी क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स को स्टेबल करने के लिए ये जाते हैं किसानों के पास। किसान से कहते हैं देखो ये रही हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हम बनाते हैं, मैकडी जो फ्रेंच फ्राइज बनाती है, ठीक है, आलू काट के, तो उस आलू की क्वालिटी अलग होगी, तो उसके बीज अलग, और इसको इस तरीके से वेजिटेशन करना है और इस तरीके से आपको उगा के हमें इतनी क्वांटिटी डिलीवर करनी है। हम आपको बीज दे रहे हैं, हम आपको टेक्नोलॉजी समझा रहे हैं, सारी चीज समझा दे रहे हैं, बस आप इसे उगा के दो और हमसे आप क्या ले लो, पैसे ले लो। तो यहाँ से जो आलू आता है ना क्लास, ये आलू पूरे मैकडी के आउटलेट्स में जाता है, वहाँ पे जाके क्लास फ्रेंच फ्राइसेस वगैरह बनते हैं या जो भी प्रोसेस होता है। तो यानी कि जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे नहीं कि मंडी से जाके खरीद के ला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, यार ऐसे नहीं करते ये लोग, ये पूरी अपनी बीज वगैरह देते हैं, प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करवाते हैं, तब जाकर कहीं ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्लास मल्टीनेशनल कंपनी भी किसानों से अनाज खरीदती है, फ्रूट खरीदती है किसानों से, सॉरी मतलब कि फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गया वो किसानों से खरीदती है, उनको पूरा का पूरा समझा के किस तरीके से करना है। तो या इस तरीके से भी किसान अच्छा पैसा कमा सकता है। एक नया जो है वो एक इमर्जिंग जो है वो चैलेंज है, आप इसे कह सकते हो इमर्जिंग चेंज है और ऑल्टरनेटिव तरीका है मार्केटिंग करने का। लेकिन पहले क्या होता था, किसान जो है वो डीलरों को बेचता था, तो वहां पे समस्या आती थी, डीलर लोग बहुत फ्रॉडगिरी करते थे। कैसे करते थे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और इवन डाइवर्सिफिकेशन की एग्रीकल्चर के अलावा हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई बट हमने बहुत सारी चीज सीखी अच्छे से। तो आप लाइक करना मत भूलना इस क्लास वीडियो को, और अब नीचे कमेंट में अपने राय जरूर देना कि पढ़ाया हुआ मेरा आपको समझ आता है कि नहीं। अपने सारे दोस्तों में, क्लासमेट्स में जिनको भी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है उन सबको शेयर जरूर करना। चैनल अकाउंट को बीएसटी की आपकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, टर्म 1 टर्म 2 कंप्लीट। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कोई भी अपडेट मिस ना हो, कोई वीडियो मिस ना हो। बहुत सारी वीडियो डालता हूँ क्लास कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे, इवन क्लास आप देखते हो कोई भी अदर चैनल बहुत सारे हैं बट क्लास मैं कभी मिस नहीं करता, डेली वीडियोस कोशिश करता हूँ आपके पास तक आए, डेली कुछ ना कुछ आप सीखो। टेक केयर, बाय बाय।